दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, इतिहास को बिल्कुल शुरू से एवं आसानी से समझने के लिए यूपी बोर्ड की इतिहास की पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एनसीईआरटी की तरह ये भी बहुत ही रोचक तथा सरल एवं सहज शैली में लिखी गई हैं। इस श्रृंखला में हम यूपी बोर्ड की 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा की पुस्तकों को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, जो इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले हम 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 1, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। इस अध्याय में हम इतिहास को जानने और समझने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि अपने इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसे जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, इतिहास की तिथियों में ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या है, और अंत में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को और उनके सटीक उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 1, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी इतिहास को जानने के स्रोत। दोस्तों, आप देखिए कि परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी और नाना नानी की बातों से जानते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचिए, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे। तो आज के इस अध्याय में हम इसी बारे में जानेंगे कि आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना है तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो होता है वो अतीत यानी भूतकाल से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं, और इसी आधार पर हम इतिहास को परिभाषित कर सकते हैं कि इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो इतिहास दोस्तों बहुत ही आसान सी परिभाषा हम दे सकते हैं कि बीते हुए समय और उस समय के लोगों के जीवन, रहन सहन, उनको समझने और जानने का एक साधन है। इसमें हम कैसे पता लगाते हैं, इसको जान लीजिए। दोस्तों, अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों और औजारों के द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। पहला है वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, पूर्व या पुराने समय या पहले के समय के बारे में जानने के लिए मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजारों द्वारा मिल सकती है। और ये जो प्राचीन काल के लोग थे, हमारे पुराने समय के लोग थे, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। और इस जानकारी को याद रखिएगा, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों ने हमारे जो अतीत है उसको जानने के लिए एक वर्गीकरण किया है। ये वर्गीकरण 3 प्रकार से है। एक तो पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, कुछ लिखित सामग्री या साक्ष्य मिला तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और तीसरा, ऐसी लिखित सामग्री उसे पढ़ा जाए, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ पर देखिए
पुरातत्व क्या है इसको जान लेते हैं। दोस्तों, पुरातत्व मानव संस्कृति की व्यापक और समझ के खोज में अतीत के भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करता है। तो याद रखिएगा, पुरातत्व मानव संस्कृति की व्यापक खोज के अतीत के भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करता है और प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों और इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। और इनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि जो प्राचीन काल में मानव जो लिखना शुरू किया था वो किस तरह से लिखता था या उसका लेखन का साधन क्या था। दोस्तों, प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तो उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था और वो अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी ये लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलक या टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। जान लीजिए ताड़पत्र क्या है। तो ताड़ आप जानते हैं, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, उसके पत्ते चौड़े और मजबूत होते हैं, उसे ताड़पत्र कहा जाता है। भोजपत्र तो ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से मिलता है, इसको हिमालयन बिर्च कहते हैं और ये अत्यधिक ऊंचाई पर यानी 4500 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले पौधों की जो छाल है वो सफ़ेद और पतली होती है, जिसे पहले लेखन के लिए प्रयोग किया जाता था भोजपत्र के रूप में। ताम्रपत्र तांबे के पतले और चपटे टुकड़े होते हैं। स्तंभ लेख दोस्तों, पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए पत्र जो हैं स्तंभ लेख कहे गए हैं और शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहा गया है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के विषय में जो हमें जानकारी है वो तत्कालीन समय के लेखों से प्राप्त होती है और इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में दोस्तों अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एक आप पट्ट देख रहे हैं अभिलेख का, इसमें यहाँ की लिखावट भी आप देख सकते हैं और ये अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख का जो है चित्र है, छायाचित्र है। ये अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख का अंश है जो कि लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था उसने ये घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग ही कर के रूप में लिया जाएगा और अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। लुम्बिनी दोस्तों, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए वहाँ पर लुम्बिनी में उसने उपज का 8वां भाग कर के रूप में लेने की घोषणा इस अभिलेख के माध्यम से की है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अक्षरों को पहचान लेते हैं, इसके कुछ अक्षरों को पहचानने का प्रयास करते हैं। ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं और देवनागरी लिपि में इसे दे, अ और गा के रूप में यहाँ पर ऐसे व्याख्यायित किया जा सकता है। देखिए, अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है ये आप जान लीजिए कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए, इससे तत्कालीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो कि इतिहास को जानने और समझने के महत्वपूर्ण साधन हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों के बाद आप जान लीजिए सिक्के और मोहरे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्राप्त सिक्कों से जो अभिलेखों में जो अभिलेख हमें मिलते हैं उनसे तत्कालीन समय के बारे में, तत्कालीन शासक के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों और मोहरों से भी इसी तरह की जानकारी मिलती है कि सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला और सिक्कों की धातु की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए एक सिक्का दिया गया है, ये गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे और इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं?
तो इस सिक्के को देखकर हम ये पता कर सकते हैं दोस्तों कि कुमारगुप्त जो है ये गुप्त शासक थे और इस मुद्रा पर उनको घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। वो महत्वपूर्ण शासक थे, अच्छे घुड़सवार थे और ये मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, क्योंकि सिक्के की बनावट से उस समय की कला, सिक्कों की धातु से उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और सिक्के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यहाँ पर आप देखिए चित्र में दोस्तों, आप एक यहाँ पर मोहर मिली है, एक मोहर मिली है। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं और इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। दोस्तों, हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से जो मिली हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। और आप जान लीजिए कि मेसोपोटामिया जो है ये वर्तमान इराक में दजला और फरात नदियों के मध्य की भूमि थी और ये उसी नदी के अंतर्गत विकसित सभ्यता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों को ने ही सबसे पहले दुनिया को लिखने का ज्ञान दिया था। तो आप जान लीजिए हड़प्पा कालीन मोहरें जो मेसोपोटामिया से मिली हैं, इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया से होता था। यहाँ पर देखिए धौलावीरा यहाँ पर एक स्थल दर्शाया गया है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंधन आदि के साक्ष्य मिले हैं। और आप जानते हैं कि धौलावीरा गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंधन के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अन्य सिंधुकालीन या सैंधवकालीन स्थलों में आप देखिए हड़प्पा, आप देख सकते हैं दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा सुतकांगोडोर, चन्होदड़ो, गवेरीवाला, कालीबंगा, सुरकोतजा, लोथल, ये सभी महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। सारनाथ स्तूप, दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारनाथ स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस स्तूप को धमेक स्तूप कहा जाता है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। आप जान लीजिए दोस्तों, सारनाथ जो है वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और अशोक ने 249 ईसा पूर्व में इस स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसको धमेक स्तूप कहते हैं। और ये स्थल वर्तमान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, अब देख लीजिए, यहाँ पर हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात की और अब दूसरे साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत में ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर लिखित अभिलेखों के साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो साहित्यिक स्रोतों को हम यहाँ पर देखिए इस चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्रमुख हैं, जिन पुस्तकों से हमें इतिहास और अपने प्राचीन काल के रहन सहन, जीवन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण आपके वेद हैं और वेद जो है इसमें वैदिक कालीन विवरण मिलता है। वेदों के संकलनकर्ता दोस्तों ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है और वेदों को नित्य और अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि इनको किसने लिखा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म के ये प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत हैं और पूरे विश्व के अगर जो देखा जाए तो सबसे प्राचीन साहित्य वेद हैं। वेद का सामान्य या जो आसान अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। और दोस्तों, वेदों को किसने लिखा था इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसको कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने संकलित किया था।
वेद आप जानते हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनमें से भी सबसे पुराना ऋग्वेद है। दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य का स्रोत रामायण एवं महाभारत हैं, जिनको कि महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, और इसमें महाकाव्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है। दोस्तों, महाभारत के बारे में जान लीजिए कि महाभारत दुनिया का सबसे विशाल महाकाव्य है। इसका प्राचीन नाम जय संहिता था और इसमें 18 पर्व हैं, और महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। रामायण, दोस्तों, रामायण आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, और इसमें रामचंद्र के जीवन, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, रामायण को आदि ग्रंथ और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य जैन और बौद्ध साहित्य हैं। इनमें जातक कथाएं हैं, और इससे दोस्तों जैन और बौद्ध साहित्य से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास को जानने के दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं साहित्य के धर्मेतर साहित्य हैं। इसमें देखिए अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा की गई है, और ये मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन इसमें मिलता है। राजतरंगिणी ये कल्हड़ द्वारा रचित है, और इसमें कश्मीर के 11वीं-12वीं शताब्दी के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी प्रथम क्रमबद्ध इतिहास है जो कि भारत में लिखा गया है। इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहली पुस्तक है इंडिका। इसके लेखक मेगास्थनीज हैं जो कि यूनानी राजदूत थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय के समाज की और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की इससे जानकारी मिलती है। यात्रा विवरण, तो कई विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण हैं। इसमें चीनी यात्री फाहियान का विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें गुप्त काल से संबंधित जानकारी मिलती है। यात्रा विवरण में वेनशांग जो कि चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आया, इससे हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन हमें मिलता है। अब दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और जान लीजिए, विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और जो स्रोत हैं उनकी सहायता से ही जो हमारे इतिहासकार हैं और पुरातत्वविद हैं वो अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं कि हमारा इतिहास, वहाँ पर लोग कैसे थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान, वेशभूषा ये किस प्रकार की थी। इन्हीं साहित्यिक और जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इन्हीं स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अतीत या इतिहास का वर्णन किया जाता है। इतिहासकार इन स्रोतों से प्राचीन काल की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर यानी टैक्सेशन और टैक्स आदि के बारे में आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक और राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। और आप जान लीजिए, कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ और परंपराओं के आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में जो शासक थे, लोग थे, वो कैसे थे, उनकी क्या गलतियां थीं जिनसे उनका विनाश हुआ, और उनकी क्या अच्छाइयां थीं जिससे उन्होंने मानव सभ्यता का विकास किया। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि कौन पहले कौन बाद में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इतिहास में कौन पहले और कौन बाद में आता है। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन बाद के हैं। आप यहाँ इस चित्र को देखिए। स्तर 1 सबसे ऊपर, स्तर 2 उसके नीचे, स्तर 3 उससे नीचे और स्तर 4 सबसे नीचे दर्शाया गया है। और किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। जैसे लोग जहाँ पर रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। आप देखिए, जब टीला बन जाता है तो टीले की खुदाई जब होती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों में होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि स्तर 2 और 3 को देखिए, इसमें कौन सा ज़्यादा पुराना है। तो जो नीचे का स्तर है वो ज़्यादा पुराना है, यानी 2 और 1 ये नए स्तर हैं। 3 और 4 यानी 4 इसमें सबसे निचला स्तर सबसे पुराना स्तर होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों को होते हैं। अब आइए जान लेते हैं बहुत ही आसानी से इतिहास में तिथियों के बारे में। दोस्तों, इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी सन में। ईसा पूर्व का अर्थ क्या है? तो ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म के पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के रूप में लिखा जाता है। और ईसवी को अंग्रेजी में एडी। एडी लैटिन भाषा के दो शब्दों एनो डोमिनी से बना है। एडी का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम ईसवी या एडी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और एडी जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व मतलब आज से 200 साल पहले नहीं, बल्कि आज जो हम 2020 में, 2022 में या 2023 में हैं, तो इससे 200 साल और पहले ऐसा हो जाएगा। क्योंकि एक जो ईसवी सन में हम लोग रह रहे हैं ये 2023 ईस्वी है, इससे भी 200 साल पहले उसको 200 ईसा पूर्व के बारे में इसको हम व्याख्यात कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं अभिलेख, स्तूप और पुरास्थल के बारे में। दोस्तों, अभिलेख पत्थर पर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। स्तूप, तो स्तूप का सामान्य अर्थ होता है टीला, और सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी और राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। पूरा स्थल क्या है? तो वो स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों, बर्तनों आदि के अवशेष मिलते हैं, और प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील और समुंदर के किनारे पाए जाते हैं। तो ये अध्याय हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया। आसान सा अध्याय था। कुछ तथ्य जान लेते हैं कि महाभारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। कुछ शब्दावलियाँ इस अध्याय में प्रयुक्त हुई हैं। तो संग्रहालय या म्यूजियम, ये ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को संग्रहालय कहते हैं। धर्मेत्तर साहित्य में ये धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथों को धर्मेत्तर साहित्य कहा जाता है। जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये धार्मिक साहित्य हैं। अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, मुद्रा राक्षस ये सभी धर्मेत्तर साहित्य के उदाहरण हैं। और जैसा कि ये हमने आपसे चर्चा किया था कि हम लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके उत्तर भी सॉल्व करेंगे, ताकि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आसान हो जाए। तो देखिए, इसमें खंड 1 का क है, प्राचीन काल में मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों।
और इस प्रश्न का उत्तर आप इसी अध्याय से जान सकते हैं कि प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखते थे और कभी कभी बड़ी शिलाओं पर यानी पत्थर के टुकड़ों पर, स्तंभों पर, पत्थर की दीवारों पर या मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो बहुत ही आसानी से आप जान लीजिए, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, पत्थर और दीवारों पर प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख लिखते थे। दूसरा है कि पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है। तो दोस्तों, इस अध्याय में जो सम्राट अशोक का जो पट्टिका दी गई है फोटो, वो लुम्बिनी अभिलेख का अंश है। लुम्बिनी अभिलेख रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने ये घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। तो इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्कों से जो तत्कालीन शासक होता है, किस शासक ने उन सिक्कों को जारी किया है, उसका नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट, उस समय की कला और धातु से उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो आप जानते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। और देखिए, अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करिए। तो इतिहास जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में आपने जान लिया कि पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अभिलेख हैं, सिक्के और मोहरे हैं। इसके अलावा स्तूप और जो प्राचीन खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं, वो पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में वेद, रामायण, महाभारत हमारे महाकाव्य, जैन और बौद्ध साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य, अर्थशास्त्र, राजतरंगड़ी, इसके अलावा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जो हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 2 में आपको अंतर स्पष्ट करना है। प्राक इतिहास काल और आद्य इतिहास काल तथा ऐतिहासिक काल में। प्राक इतिहास काल के बारे में आपने पढ़ा है कि वो समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उसको प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री उपलब्ध तो थी, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। ये आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो है कि जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी हमें मिल जाती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि ऐसा काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे प्राक इतिहास काल। लिखित सामग्री उपलब्ध तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल। और लिखित सामग्री उपलब्ध भी है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब अगला है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, पुरातत्ववेत्ता क्या होता है। तो पुरातत्ववेत्ता दोस्तों सावधानी से ज़मीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई करवाते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी छोटी वस्तुओं से वो लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं और इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें प्राचीन काल और अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है इतिहासकार किसे कहते हैं। दोस्तों, इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं कि उस समय की कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन कैसा था, व्यापार कैसा था और आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, जात पात, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, खान पान, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, इन सब के बारे में इतिहासकार अपने लेखों के माध्यम से जानकारी देता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, सही कथन पर सही का निशान लगाइए और गलत कथन पर गलत का। प्राक पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है, ये गलत है, क्योंकि प्राक या पूर्व इतिहास को जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री नहीं है। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये भी गलत है, क्योंकि उस समय कागज का निर्माण या आविष्कार नहीं हुआ था। ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, शिलालेख और प्रस्तर स्तंभों पर लिखे जाते थे।
सिक्कों और अभिलेख से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्के और अभिलेख जो हैं ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। राजतरंगिणी कौटिल्य की रचना है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। वेद धार्मिक साहित्य हैं, तो बिल्कुल सही, वेद धार्मिक साहित्य के उदाहरण हैं। फाहियान मौर्य काल में भारत आया था, ये गलत है, क्योंकि फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आया था। एक प्रश्न यहाँ पर है कि आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे? तो एक तो ये जानेंगे कि सारनाथ स्तूप कहाँ पर है, तो आप जान लीजिए वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में आप जो अन्य चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें आप सारनाथ स्तूप के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा देखिए 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी दिए गए हैं। वर्तमान में प्रचलित सिक्कों के चित्र बताइए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों जो वर्तमान में सिक्के हैं आप जान लीजिए धातु से बनाए जाते हैं, उनके मूल्य आधिकारिक पैसे की स्थिति के रूप में आते हैं। सिक्कों का मूल्य जो है सरकारी आधिकारिक कानून और आदेश के द्वारा तय होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये प्रचलित होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो इस समय के सिक्के हैं उनको इस तरह से प्रिंट किया जाता है या मुद्रित किया जाता है कि इसका आधिकारिक मूल्य उसके घटक धातु के मूल्य से कम हो। और वर्तमान काल के सिक्के ठोस धातु के बने होते हैं और आकार में गोल होते हैं। और इसके अलावा एक और है कि अपने शहर या क्षेत्र गांव के विषय में बड़ों स्थानीय संग्रहालयों और कार्यालयों से जानकारी आप लीजिए कि आपके गांव का या शहर का नाम कैसे पड़ा, यहाँ की कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं और यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। प्राप्त जानकारी पर एक संक्षिप्त लेख लिखकर सूचना बोर्ड पर लगाएं। तो ये बहुत ही जो है रोचक कार्य होगा 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अगर ऐसा कार्य कराया जाता है। तो दोस्तों ये आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ये था 6वीं कक्षा का इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 1। कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था, यानी इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। इनमें आपने जाना कि इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसे जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, इतिहास की तिथियां ईसा पूर्व और ईसवी सन किसे कहते हैं, और अंत में हमने इसमें इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया है। और इससे 6वीं कक्षा के विद्यार्थी तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इस अध्याय के या इस वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि इतिहास को बिल्कुल शुरू से और आसानी से समझने के लिए यूपी बोर्ड की ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको इस पुस्तक से कितना लाभ हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो इस पुस्तक के या इसके इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप अलग से एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।